हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, वुमेन क्या होता है? औरत। ठीक है। कास्ट क्या हो गया? जात। और रिफॉर्म का मतलब हो गया बदलाव। अब कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि जाति को लेके, वुमेन्स के लिविंग स्टैंडर्ड को लेके जब ब्रिटिश रूल था उस समय पे क्या क्या बदलाव लाए गए, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि चिल्ड्रन जो कि आज से 200 साल पहले जी रहे थे वो किस तरह से जीते थे? आजकल की अगर आप बात करेंगे तो जो गर्ल्स हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, वो स्कूल जाती हैं, लड़कों के साथ बैठकर पढ़ती हैं। जैसे जैसे टाइम वो बढ़ता जा रहा है और वो उनकी एज में मतलब डेवलपमेंट हो रही है, वो स्कूल्स जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं। देन उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद वो जॉब्स भी लेती हैं। जब फिर वो एडल्ट हो जाती हैं यानी कि 18 प्लस हो जाती हैं तो वो लीगली मैरिड भी कर लेती हैं, शादी भी कर लेती हैं लॉ के अकॉर्डिंगली। और वो किस लॉ के अकॉर्डिंगली वो किसी भी यानी कि जिसको वो पसंद करती हैं उस लड़के के साथ जो है वो शादी कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। और विडोज़ जो हैं, विडोज़ मतलब होता है जो विधवा औरतें हैं, वो भी रीमैरी कर सकती हैं, यानी कि वो भी दोबारा से शादी कर सकती हैं जब उनके पति की डेथ हो जाती है। जितनी भी वुमेन्स हैं वो सारी की सारी आदमियों की तरह वोट दे सकती हैं, इलेक्शंस के अंदर खड़ी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स ये जो राइट्स उनको दिए गए हैं ना, आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल। ये जितने अधिकार हैं, ये सभी के सभी वुमेन जो हैं वो अवेल नहीं कर रही हैं। ठीक है, सबके पास ये राइट्स मतलब ऐसे तो हमारी गवर्नमेंट ने सबको अधिकार दिए हैं, लेकिन कुछ जो हैं आज की भी अगर आप बात करेंगे तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अधिकार आज भी वुमेन्स के पास नहीं है। ना ही वो पढ़ने जा सकती है, ना ही वो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती हैं, और ना ही वो इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने बोला, जो पुअर पीपल्स हैं उनके पास पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर वुमेन जो हैं उनको ये भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना पति जो है वो चुन सकें। तो 200 साल पहले जो चीज़ें जो थी वो बिल्कुल अलग थी। बहुत सारे बच्चे जो थे उनकी शादियाँ जो थी वो अर्ली एज में, मतलब जब वो छोटे छोटे होते थे, लगभग 7 8 9 साल के, लड़कियाँ जो होती थी या लड़के भी होते थे, उनकी शादियाँ करवा दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम जो आदमी होते थे, हिंदू मुस्लिम्स के, वो एक से ज़्यादा औरतें जो थे उनके साथ शादी कर सकते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय पे ऐसा कर सकते थे। कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में वो विडोज़ जो हैं उस समय पे, ठीक है, जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उस समय पे कंट्री के अंदर यानी कि इंडिया के बहुत सारी ऐसी जगहें थी इंडिया के अंदर जहाँ पे विडोज़ जो होती थी, विधवा औरतें जो होती थी, उनकी तारीफ़ की जाती थी अगर वो अपने पति के साथ जो है वो ज़िंदा जल जाती थी। यानी कि जब उनका पति मर जाता था और उनके पति का अंतिम संस्कार हो रहा होता था, तो उसमें भी वो क्या होती थी, कूद जाती थी, जिंदा जल जाती थी। वुमेन जो जो कि इस तरीके से मरती थी, चाहे वो अपनी मर्जी से मर रही है, चाहे उसको ज़बरदस्ती मारा जाता जा रहा था, उसको सती बोला जाता था। ठीक है, और उनको बहुत ही अच्छी औरतें जो था वो माना जाता था उस समय पे। वुमेन्स को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अधिकार नहीं था। इसके अलावा वुमेन्स के पास किसी भी तरह की राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं था कि वो एजुकेशन ले सके। कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में वुमेन जो थी, सॉरी, लोग जो थे उनका ये मानना था कि वुमेन्स अगर पढ़ेंगी तो वो विधवा बन जाएंगी, यानी कि उनका पति मर जाएगा। ये आपको एक फिगर यहाँ दी हुई है, इस फिगर को पेंट किया है बाल्थेजार सोलोवियन ने। ठीक है, ये एक यूरोपियन आर्टिस्ट है जिन्होंने एक सती को, एक प्रैक्टिस हो रही थी, सती किसी औरत का नाम नहीं है, सती का मतलब है एक प्रैक्टिस, सोशल ईविल, एक सामाजिक बुराई जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के पहले से चलती आ रही थी। क्या होता था, जब एक पति मर जाता था ना तो उसकी पत्नी जो थी उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो वो जो प्रोसेस होता था उसको सती बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस थी सती की, ये एक बार्बरिज्म जो है ईस्ट वाले लोगों के द्वारा जो है वो उस समय पे किया जा रहा था, तो ये इसको शो किया है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद देखिए, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। सिर्फ औरत और आदमी के बीच में जो डिफरेंस है वही नहीं था सिर्फ सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे रीजन्स में पीपल जो थे उनको डिवाइड किया गया था कास्ट के लाइंस में। ठीक है, जाति के नाम पे भी लोगों को बांटा गया था। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे उनको अपर कास्ट के नाम से कंसीडर किया जाता था, और जो ट्रेडर्स होते थे और मनी लेंडर्स होते थे, यानी कि जो व्यापार करते थे या पैसा उधार देते थे, उनको वैश्यास के नाम से जाना जाता था। और ये जो होते थे ना वैश्यास, ये ब्राह्मण और क्षत्रियास से नीचे होते थे। देखिए, पहले आपने सुना होगा, ये 4 वर्णास होते थे। ठीक है, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रियास, वैश्यास और फिर शूद्रास। वैसे ही यहाँ पे बताया है कि कास्ट को लोगों को 4 हिस्सों में बांटा गया था।
ब्राह्मण और क्षत्रियास जो थे ये अपर कास्ट में आते थे। उनके बाद उसके बाद वेश्यास आते थे जो कि पैसे उधार देने का या फिर व्यापार करने का काम करते थे। और उसके बाद आते थे पीजेंट्स, किसान हो गए, आर्टिसंस हो गए, बुन कपड़े बुनने वाले हो गए, ठीक है, घड़े बनाने वाले हो गए, उनको शूद्रास के नाम से जाना जाता था। इसके बाद भी कुछ एक लवस रंग के लोग, यानी कि बहुत ही छोटा काम करने वाले लोग, जैसे कि किसी ने सिटी साफ कर दी, किसी ने विलेजेस साफ कर दिए, या फिर अपर कास्ट के लोगों ने उनको काम पे रख लिया। तो उन जो अपर कास्ट के लोग होते थे ना, वो उनको मानते थे पॉल्यूटिंग, यानी कि वो उनको गंदा कर रहे हैं। अगर कभी वो रास्ते से गुजर रहे होते थे, कौन, लोअर कास्ट के लोग जब रास्ते से गुजर रहे होते थे और अपर कास्ट भी वहाँ से गुजर रहा होता था, तो वो मानते थे कि हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो गया है, बिकॉज ये लोअर कास्ट के लोग जो है ये हमारे पास से गुजर के जा रहे हैं। अपर कास्ट के लोग जो थे वो छोटे, यानी कि बॉटम ग्रुप के लोगों को अनटचेबल के नाम से जानते थे, यानी कि छुआछात। वो उनका ये मानना था कि अगर हम अनटचेबल्स को छू लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। ये उस समय की बातें हैं, आजकल तो ऐसा नहीं है, बट कई कई जगहों पे ऐसा देखने को मिलता भी है। लेकिन उस समय पे ये बहुत ज़्यादा था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। उन लोअर कास्ट के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। उनको वो वेल कुआं नहीं यूज़ करने दिया जाता था जो कि अपर कास्ट के लोग यूज़ करते थे। ना ही वो उस तालाब में नहा सकते थे जहाँ पे अपर कास्ट के लोग नहाते थे। देवर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। उनको बहुत ही निचले दर्जे के लोग जो था वो समझा जाता था, ठीक है, अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। लेकिन जैसे ही 19 और 20 सेंचुरी आई, बहुत सारे नॉर्म्स और परसेप्शन जो थे वो लाए गए ताकि इस प्रोसेस को चेंज किया जा सके। और देखिए, चलिए यहाँ पे यही बताया कि ये सारी चीज़ें जो थी वो किस तरीके से हुई, वही हम देखेंगे। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, काम किया गया ताकि बदलाव लाया जा सके। 19th सेंचुरी के शुरुआत में, यानी कि 1801 टू 1805 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बीच में आप क्या बोल सकते हैं, यानी कि 1800 के स्टार्टिंग में 1810 का जो टाइम पीरियड था, ये जो टाइम पीरियड रहा, फर्स्ट डिकेड जो रहा आपका 19 सेंचुरी का, इसमें डिबेट्स हुई, ठीक है, बातचीत हुई, डिस्कशंस किए गए सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को लेके, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज हो गए या जो भी काम हो रहे हैं उनको चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए जो है वो बातें की गई, डिस्कशंस की गई। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था, मतलब चेंज लाने का एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था वो क्या था, न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जैसे मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन होती है, फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, ये सारे के सारे आपके फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की। तो ये एक मतलब फैक्टर रहा आपकी चेंज को लाने में। पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट जो थे वो प्रिंटेड आने लगे, और ये चीपर होते थे एंड फार मोर एसेसिबल देन द मन्यूस्क्रिप्ट्स दैट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 6 7th। कहने का क्या मतलब है, मन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि हाथों के द्वारा जो बुक्स वगैरह लिखी होती थी, उनसे ये सस्ते होते थे और इनको लोग जो है वो कहीं पे भी लेके जा भी सकते थे ईजिली। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन पीपल होते थे, वो इनको पढ़ते थे, एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ऑन लैंग्वेजेस। और बहुत सारे लोग जो थे वो लिखते थे, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते थे अपनी ही लैंग्वेज के अंदर। बहुत सारे इश्यूज होते थे जिनके ऊपर लोग अपने आइडियाज़ देते थे, लिखते थे, जैसे सोशल हो गया, पॉलिटिकल, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, पैसों से लेके या फिर धर्म से लेके कोई भी इशू जो होता था, लोग अपनी भाषाओं में उनको क्या करते थे, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते थे। उसके बाद औरतें और एज वेल एज समटाइम्स, कई बार जो मतलब ज़्यादातर तो आदमी ही क्या करते थे, डिस्कशंस और डिबेट्स करते थे, लेकिन कई बार वुमेन जो होती थी, ठीक है, नए नए शहरों के आदमी और औरतें जो होती थी, वो भी इन सब टॉपिक्स के ऊपर क्या करते थे, डिस्कशंस करते थे। ये जो डिस्कशंस थी बहुत सारे लोगों के बीच तक पहुंची, और जिसकी वजह से ये एक लिंक, इसने एक लिंक का काम किया सोशल चेंज के अंदर। मतलब बहुत सारी सोशल चेंज मूवमेंट्स लाएगी ताकि समाज के अंदर बदलाव लाया जा सके। ये जो डिबेट्स थी ये इनिशिएट की गई, शुरू की गई इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स के द्वारा। रिफॉर्मर्स वो लोग होते हैं जो कि समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए चेंज लाते हैं, समाज में जो बुराइयां हो रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए बदलाव लाते हैं। और रिफॉर्म ग्रुप्स जो हो गए, बहुत सारे लोग जो मिलकर क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। एक सच रिफॉर्मर जो थे, ठीक है, एक ऐसे आदमी थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, जिनका बर्थ जो था वो 1772 में हुआ, और 1833 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक रिफॉर्मर थे, इन्होंने समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लाया। इन्होंने एक एसोसिएशन जो थी वो फाउंड की, जिसको नाम दिया था ब्रह्मो सभा। पहले इन्होंने ब्रह्मो सभा के नाम से ये एसोसिएशन जो थी ये इस्टेब्लिश की, लेकिन बाद में इसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाना गया। और कलकत्ता के अंदर इन्होंने ये एसोसिएशन जो थी ये फाउंड की थी, या ये रिफॉर्म एसोसिएशन जो थी, ये बदलाव की जो एक एसोसिएशन थी ये बनाई इन्होंने।
बहुत सारे लोग पीपल सच एज राजा राम मोहन राय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स। जो ऐसे लोग जैसे राजा राम मोहन राय हैं, इनको रिफॉर्मर्स इसलिए जाना, इनके नाम से इसलिए जाना जाता है बिकॉज इनको ये लगा कि सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये बहुत ही गंदी चीज़ें जो हैं, बहुत ही बुराइयाँ जो हैं वो सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, समाज के अंदर हो रही हैं, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए समाज के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ये भी सोचा कि इस तरह का बदलाव जो है वो तभी लाया जाएगा जब लोगों को परसुएड किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा। आप जो है ओल्ड प्रैक्टिसेस को, जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको छोड़ो और नई तरीके की लाइफ जो है उसको जियो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो थी वो क्या की गई, शुरू की गई। राजा राम मोहन राय जो थे वो मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को सेपरेट करने में के मतलब बोल रहे थे कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में वुमेन्स की जो थी वो इम्पोर्टेंस थी और वुमेन्स को जो है वो इक्वल समझा जाता था मेन के। इसलिए राजा राम मोहन रॉय जो थे वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर सेपरेट की जाए, उसकी नॉलेज प्रोवाइड की जाए और फ्रीडम जो है और इक्वालिटी जो है वुमेन्स को लेके वो भी क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। उन्होंने वुमेन्स के लिए लिखा लिखा कि वुमेन जो है उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो डोमेस्टिक वर्क का बर्डन जो है वो मतलब झेलें, और वुमेन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम और किचन तक ही सीमित रह गई हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता और ना ही उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। फिर है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़। ठीक है, जो विधवा औरतें थी उनकी ज़िंदगी जो थी उसके अंदर कैसे बदलाव आया। तो राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने देखा कि वुमेन जो थी, यानी कि विडो वुमेन जो थी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो फेस कर रही थी। सो उन्होंने कंपेन चलाया ताकि वो प्रैक्टिस ऑफ सती को क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। बताया था ना, जो विडो वुमेन्स होती थी उनको अपने पति के साथ जिंदा जो था वो जलाया जाता था, और वो जो प्रैक्टिस होती थी, वो जो प्रथा होती थी उसको सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। ये पिक्चर है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय जो थे वो जो थे वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। कहने का ये मतलब है कि राजा राम मोहन राय जो थे उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस जो थी वो आती थी। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया कि वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो है वो प्रैक्टिस ऑफ विडो को ख़त्म कर सके। और उन्होंने बोला कि एंशियंट टेक्स्ट में, यानी कि जो हमारे पास पुराने ग्रंथ हैं उसमें कहीं पे भी विडो की प्रैक्टिस, यानी कि ये सती प्रथा के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा है, यानी कि विधवा औरतों को जला देना उनके पति के साथ जब उनके पति की डेथ हो जाती है, तो ये कहीं पे भी हमारे ग्रंथों के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ा होगा, जो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम्स को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब उन्होंने अपोज़ किया था कि भाई आपके ये जो इंडिया के अंदर रीति रिवाज हैं, ये आपके जो कस्टम्स चल रहे हैं, ट्रेडिशन जो हैं, ये परंपरा जो है ये क्या है, ख़राब है। इसलिए उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राममोहन, हु वाज रिप्यूटेड टू बी अ लर्न्ड मैन। बहुत सारे लोग जो थे और ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो राजा राममोहन राय को सुनते थे। क्यों? क्योंकि राजा राममोहन राय जो थे वो एक रेप्यूटेड आदमी थे, बिकॉज वो बहुत पढ़े लिखे थे। और 1829 में फाइनली सती वाज बैंड। अगर अब इसके बाद ये एक एक्ट लाया गया था, जिसमें इस एक्ट में ये था कि सती सिस्टम को या सती प्रथा को अब जो है वो प्रैक्टिसाइज नहीं किया जाएगा, और कहीं पे भी अगर ऐसा होता था तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाती थी। ये जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई थी राम मोहन रॉय के द्वारा, इसको बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने बाद में यूज़ किया। Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. और कभी भी वो किसी प्रैक्टिसेस को मतलब वो देखते थे कि ये प्रथा जो है या प्रैक्टिस जो है ये क्या है, हार्मफुल है, तो वो क्या करते थे, कोशिश करते थे कि वो एंशियंट सैक्रेड टेक्स्ट का, पवित्र ग्रंथों का वो क्या करें, इस्तेमाल करें और उनको एज अ मतलब सपोर्ट लें उसका, सैक्रेड टेक्स्ट का, ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाई ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और लोग जो थे वो उनके फिर इस चीज़ से थोड़ा बहुत समझ भी जाते थे। Then they suggested that the practices as it existed at present were against early tradition। और वो उनको सजेस्ट करते थे कि ये जो प्रैक्टिसेस आप अभी कर रहे हो, ठीक है, अभी प्रेजेंट में आप ये जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, इसका पहले टाइम से कोई लेना देना नहीं है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही ग्रंथों में कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक और आपकी हुक स्विंगिंग फेस्टिवल जो था वो परफॉर्म किया जाता था। ये एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल था, जिसमें जो रिचुअल वर्शिप, मतलब बहुत सारे जो आपके अनटचेबल्स होते थे, ठीक है, जो छोटी जात के लोग होते थे, उनको हाथों में क्या किया जाता था, हाथों में हुक जो थी वो पिट्स की जाती थी, मतलब हाथों के अंदर हुक डाल दी जाती थी और उनको लटका दिया जाता था और बोला जाता था कि भाई अब लोग आप क्या करो, मर जाओ। ठीक है, ये जो थे इसमें यूरोपियन ऑफिशियल जो थे उन्होंने इंडियन कस्टम्स और रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने बोला कि भाई ये जो है वो बहुत ही ख़राब रिचुअल है, इसको परफॉर्म करना बंद करो, क्योंकि भाई कोई कैसे किसी की जान जो है वो ले सकता है।
देन उसके बाद राजा राममोहन रॉय जो थे, उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट जो थे वो अपने आइडियाज़ के थ्रू जो थे वो सेपरेट मतलब लोगों तक पहुंचाए। कुछ जो थे वो मतलब सती के अगेंस्ट थे और कुछ जो थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे एडवोकेट ऑफ सती जो कि सती को प्रमोट कर रहे थे। उनका ये मानना था कि वुमेन जो है वो इन्फीरियर हैं, उनको कुछ भी नहीं आता जाता है, उन पर ट्रस्ट करना बेकार है, इसलिए वुमेन्स को अपने पति की डेथ के बाद मर जाना ही अच्छा रहेगा उनका। लेकिन जो सती को अपोज कर रहे थे, उनका ये मानना था कि भाई कभी आप मतलब वो ये कहते थे कि आपने कभी वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। क्या आपने कभी उसको घर से बाहर जाने दिया? क्या आपने कभी उसको पढ़ने दिया? पहले उसको अपॉर्चुनिटी तो दो, उसको मौका तो दो। या ऐसा होता है ना कि कभी किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता, बोलने जाता है कि भाई ये तो पढ़ने के लायक ही नहीं है। पहले भाई आप उसको ये मौका तो दो, आप उसको बोलो तो सही पढ़ो। अगर वो नहीं पढ़ रहा है देन उसके बाद कोई एक्शन लो। पहले उसको उस चीज़ को करने के लिए आप बोलो तो सही। तो यही चीज़ जो थी वो उन्होंने इसमें लिखा था। देन उसके बाद एक और फेमस रिफॉर्मर जो थे जिनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने 1829 में सती सिस्टम को ख़त्म किया था। और उसके बाद एक और रिफॉर्मर आए थे जिनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्होंने भी एंशियंट टेक्स्ट का यूज़ किया ताकि विडोज़ जो है वो क्या कर सके, रीमैरी कर सके, दोबारा से शादी कर सके या पुनर्विवाह कर सके। ठीक है, विडोज़ को विधवा औरतों को दोबारा शादी करने में मनाही थी, इसलिए ईश्वर चंद विद्यासागर ने बोला, एंशियंट टेक्स्ट का यूज़ किया है, उनको लिया और उन्होंने लोगों को बताया कि भाई पहले किसी भी अर्ली ट्रेडिशन में यानी कि पहले की परंपरा में ऐसा कभी नहीं होता था। विडोज़ जो थी उनको मना नहीं था कि वो शादी नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने उनका सपोर्ट लिया और लोगों के अंदर ये चीज़ें जो थी उनको सजेस्ट किया। उनकी जो सजेशन थी बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा अडॉप्ट की गई और एक लॉ पास किया गया था 1856 में, जिसमें विडो को शादी करने के लिए परमिशन मिल गई थी। लेकिन अब जो विडो की रीमैरिज के अगेंस्ट थे, उन्होंने विद्यासागर को अपोज किया और उन्होंने उसको बायकॉट भी कर दिया। ये है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की तस्वीर है। देन उसके बाद 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, ठीक है, क्या हुआ, एक मूवमेंट जो थी विडो रीमैरिज की वो पूरे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होने लगी। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी वाला एरिया हो गया, यहाँ पे एक पर्सन थे वीरा सलिंगम पंतुलू। ठीक है, इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म की विडो रीमैरिज को लेके, यानी इन्होंने भी सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को। उसी टाइम पे बहुत सारे यंग इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स जो थे बॉम्बे के अंदर, उन्होंने भी कसम खा ली, उन्होंने भी प्लेज लिया कि भाई वो भी विडो रीमैरिज के अगेंस्ट जो है क्या करेंगे, काम करेंगे। नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म की जिसका नाम था आर्य समाज। उन्होंने भी विडो रीमैरिज को क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज एसोसिएशन की फॉर्मेशन की थी। तो देन उसके बाद बहुत सारी विडोज़ का मतलब अगर आप बात करेंगे उस टाइम की, तो उस समय पे विडो की रीमैरिज के लिए एसोसिएशंस तो बहुत बनाएगी, मूवमेंट्स भी बहुत चलाए गए, कैंपेन भी बहुत चलाए गए, लेकिन फिर भी विधवा औरतों ने जो वापस शादी की उनका नंबर बहुत ही कम था, क्योंकि उस समय पे जो औरत वापस शादी करती थी सोसाइटी उसको ईजिली अडॉप्ट नहीं करती थी, और कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो थे वो क्या करते थे, इस नए लॉ को अपोज कर रहे थे। कंजर्वेटिव ग्रुप्स ऑफ पीपल वो होते हैं जो कि मतलब बहुत छोटी सोच इन द सेंस कि वो अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उनका ये मानना होता है कि परंपरा जो हमारी चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू किया जाए, न्यू न्यू जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो उसको आगे लेके नहीं चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। अब जो इसका आगे वाला चैप्टर है हम 2 या 3 वीडियोज़ में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।